Hello students, how are you? I hope all are doing fine. So students, today I am here to discuss with you one chapter of science of of class 10, that is how do organisms reproduce. So I hope that I will make you understand. तो शुरुआत करते हैं आज का। देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का मतलब कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म नीड रिप्रोडक्शन टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। राइट नाउ वट एवर द ऑर्गेनिज्म दैट वी आर viewing around us, it's only because of reproduction. Otherwise, if in this planet only one organism was there who was capable to survive, then अभी जो हम इतना organism देख रहे हैं तो शायद हम नहीं देख पाते। एक ऑर्गेनिज्म होने से ये पृथ्वी काफ़ी बड़ा है, ये जगह बहुत बड़ा है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक स्पेसीज़ का बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म होता, उसका मेंबर, इसका पॉपुलेशन बस एक ही अगर होता, हम चारों तरफ ऑर्गेनिज्म वी मे नॉट बी एबल टू सी। तो दैट इज़ वाई द रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। द organism performs reproduction because the organism wants to stay in this planet. They want to survive in this planet, and to survive in this planet, whatever the condition, अभी जो condition चल रहा है, if the condition is favorable, then organism go for reproduction because they want to provide the information to their future generation that this is the thing, this is the thing, and this is the way we need to do टू सर्वाइव इन दिस प्लैनेट। ये सब चीज़ें हमें करना चाहिए, एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, हमें रिप्रोडक्शन करना चाहिए, ये सब कैरेक्टर्स। तो ये सब चीज़ें जो है वो अपना फ्यूचर जनरेशन को बता के जाएगा और वो स्पेसीज का जो अस्तित्व है इस पृथ्वी पे रह जाए। दैट्स वाई द ऑर्गेनिज्म गो फॉर रिप्रोडक्शन ड्यू टू द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, एनी इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पेसीज गो फॉर रिप्रोडक्शन, इसलिए वो रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, क्या ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन करता है, क्या उसका जो बेबी जो होता है या फिर प्रोजेनी जो होता है, यंगर वन जो होता है, क्या वो बिल्कुल उसके तरह होता है देखने में। देखिए वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज़ एंड व्हाट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज़ गोइंग थ्रू। आर गेटिंग माई पॉइंट? अगर ऑर्गेनिज्म अगर देयर आर मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर इज वन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डिपेंड्स अपॉन विच मोड ऑफ reproduction the organism is going through. If it is going for the sexual mode of reproduction, then obviously there should be some variation. Are getting my point? Because variation is necessary to survive in this planet, which will help in the evolution. अगर evolution sexual reproduction में क्या होता है कि evolution होता है, और evolution हमारा बहुत ज़रूरी होता है इस planet को। evolution थोड़ा change हमारे जीन में डालता है। और देखिए एनवायरनमेंट अभी हर वक्त चेंज होता रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है, और इस एनवायरनमेंट के साथ हमें कोप अप करने के लिए हमारे जीन्स में भी थोड़ा सा चेंज होना जरूरी है। अभी जीन कहाँ पे है, हमारा बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अंदर क्रोमोसोम के अंदर जीन है कि नहीं, क्रोमोसोम का डीएनए है। तो डीएनए इज मीन्स कंट्रोल, हमारा पूरा बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, सेल को कंट्रोल कौन करता है, डीएनए करता है। तो डीएनए में जीन है, और जीन का अगर कुछ चेंजेस हो गया तो फिर हमारा कैरेक्टर भी बदल जाएगा, है कि नहीं। हम अलग अलग, हम जो भी अभी कैरेक्टर दिखा रहे हैं, हमारा बाल है ब्लैक, या फिर हेयर्स का जो पीपल है वो है ब्लैक, या फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का, अलग अलग इंडिविजुअल का, यहाँ तक मेरे और आप में भी, ह्यूमन बींग्स का अलग अलग पॉपुलेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ये डिफरेंस कैसे हो जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ द जीन सीक्वेंस। जीन सीक्वेंस में थोड़ा सा उल्टा नहीं, मतलब थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, और ये ज़रूरी भी है। पर ये ज़रूरी है, पर एकदम बड़ा सा चेंजेस हो जाना फटाक से ऐसा बहुत नहीं होता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना जल्दी से चेंज होता नहीं है। ग्रेजुअली एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, और ग्रेजुअली हमें भी स्लोली चेंज होना है, और ये चेंजेस को कहते हैं वेरिएशन। और ये वेरिएशन प्रोवाइड करता है कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। पर हाँ, वो ऑर्गेनिज्म जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उसमें जो वो बेबी प्रोड्यूस होगा वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, है कि नहीं, तो वो वेरिएशन होगा ही नहीं। तो उसका जो प्रोजेनी जो होगा वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम टू सेम होगा। देयर पेरेंट्स are similar to them, they look very similar to them, and the babies also look similar to their parents. That means a clone of their parents. Are getting my point? In sexual reproduction there is a variation which will be helpful in the evolution process. तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन करने के लिए द डीएनए जो है वो डीएनए डिवाइड होना पड़ेगा, जो सेल के अंदर है वो डीएनए डिवाइड होगा, फिर आपका गैमेट्स बनाएगा। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात कर रहा हूँ। गैमेट्स में क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सब चाहिए, फिर वो दोनों बना के फिर वो फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद ही रिप्रोडक्शन होगा, वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत प्रकार के, वो अभी हम डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़रूरी है दैट जो डीएनए जो चेंज होता है रिप्रोडक्शन में वो छोटा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट जो छोटा सा चेंजेस धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि बड़ा सा चेंज कम समय में बड़ा सा चेंज होने से ये मतलब ये अच्छा नहीं होता पॉपुलेशन के लिए या फिर कोई भी स्पेसीज के लिए। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर देम। तो वेन एवर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स, वेन एवर द डीएनए डिवाइड्स, बिकॉज ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो द सेल डिवाइड्स, DNA divides. Okay, so when the DNA divides, I have told you in every sexual reproduction there is a little bit change in the genetic sequences. During that little bit change in the genetic sequences, every time it's not beneficial. Sometimes it may be harmful. Some changes will occur which will be harmful to the organism, and there is some changes which is beneficial for the organism. Little bit change is okay. Are you getting my point? But big changes is very dreadful. Are you getting my point? So if it is a very larger change, then it is harmful. So whenever the sexual reproduction occurs, are getting my point, those organisms which will go for the sexual reproduction, obviously the changes will take place. That changes may be harmful, may be beneficial, but from one generation to another generation, it is natural occurrence is that the harmful characteristics or the harmful characters will be deleted and the beneficial characters will keep on adding. Are you getting my point? And on that way, after generation, after millions of years, the population evolved, the species evolved. Are you getting my point? The human beings evolved in this way. In the evolution chapter, you will come to know in a detail. So let us go for this one. That is the importance of variation. I have already told you why the importance of variation is why necessary. Variation will provide the organism to survive in this planet. As the environment is changing, we also need to change ourselves. Otherwise, we will not be able to cope up with the environment. How this variation will take place with the help of the sexual reproduction. Changes in the DNA will occur. When the DNA will, in the sexual reproduction, DNA needs to divide, cell needs to divide. When the DNA will divide, when the cell will divide, there will be a little bit change in the DNA which will provide the beneficial characters. It's not like that the harmful characters will not be there. It is there, but when harmful characters will get eliminated in the species, in generation after generation, the beneficial characters keep on adding. जो खतरनाक कैरेक्टर है वो जनरेशन पर जनरेशन में क्या होता है, डिलीट हो जाता है, और जो बहुत जरूरी कैरेक्टर होता है वो पॉपुलेशन में ऐड होता जाता है, जो अच्छा कैरेक्टर है। एज ए रिजल्ट बहुत सालों बाद क्या होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो जाता है, एक पॉपुलेशन इवॉल्व हो जाता है, मॉडिफाइड होता है। हम भी ऐसे ही मॉडिफाइड हुए हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में यही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। देयर आर मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच आर आर देयर अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनिजम्स। तो द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर single cell. Are you getting my point? So suppose you see fission, there are many organisms which are single cell. For example amoeba, ये एक तरह का रिप्रोडक्शन है जहाँ पे क्या होता है कि amoeba is a single unicellular organism। यहाँ पे सिंपल क्या होता है, सेल डिवाइड हो जाता है। तब सेल जब डिवाइड होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि रिप्रोडक्शन हो गया 1 से 2, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जहाँ पे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एमीबिया हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए बाइनरी फिजन कहते हैं एमीबा में एक सेल है, किस तरह से डिवाइड हो गया आप देख लीजिए। अंदर में देखिए न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया है कि नहीं, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया है। और न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड हो आप देखिए, मैं इसका बात कर रहा हूँ। ऐसे न्यूक्लियस में डिवाइड आपको दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस जो डिवीजन होता है उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या हो गया, देखिए साइटोप्लाज्म जो सेल था वो भी डिवाइड हो गया है कि नहीं। यहाँ पे सेल ये आप दिख रहे होगा, ये डिवाइड हो गया। फिर एक एमीबा सेल से ये देखिए 2 एमीबा सेल बन गया, ठीक है। तो फिर आप देखिए, तो इस तरह का डिवीजन जहाँ पे एक सेल से 2 सेल बन गया। ओके, दिस टाइप ऑफ means this mode of reproduction is known as a fission, and as the one cell divides into two cell, it is known as a binary. Bi means 2, so binary fission. So suppose you see another, there are some other organism, for example binary fission in Leishmania organism से there Leishmania एक बीमारी करता है, उस बीमारी का नाम है काला अजर। बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो ये भी एक तरह का बाइनरी फिजन है। पर देखिए यहाँ पे होगा लॉन्गिट्यूडिनल फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल फिजन मीन्स देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिवाइड जो हुआ सेल का वो ऐसा हो रहा है कि नहीं, लॉन्गिट्यूडिनली हुआ है कि नहीं, लॉन्गिट्यूडिनली हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं, ये भी बाइनरी फिजन है। पर ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन इन एमीबा। व्हाट वी आर डिस्कसिंग द हाउ द ऑर्गेनिजम्स मीन्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो एक मिला हमें फिजन में 2 प्रकार के, एक हो गया एमीबा में, ये हो गया बाइनरी, और एक हो गया और एक ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल, ये भी बाइनरी है क्योंकि एक सेल से 2 सेल बन रहा है। सिंपल डिवीजन है क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो एक सेल जब डिवाइड होता है तो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। फिर देखिए और एक है यहाँ पे, ये है मल्टीपल फिजन इन
मल्टीपल फिजन है कि नहीं, एक सेल से बहुत सारा सेल बन जाता है कि नहीं। जैसे आप देखिए मलेरिया जो बीमारी करता है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया इज नॉट द एनोफिलस मॉस्किटो। एनोफिलस मॉस्किटो इज अ कैरियर। एनोफिलस जो मॉस्किटो वो कैरियर है, पर वो जो ये बीमारी करता है वो प्लाज्मोडियम है कि नहीं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वो भी डिवाइड करता है इसी तरह से, कैसे फ्यूजन ही करता है, दैट मीन्स द सेल विल डिवाइड बट मल्टीपल, दो सेल प्रोड्यूस नहीं होता, वहाँ से बहुत सेल होता है। तो ये हो गया, हमें और एक मिला जिसे कहते हैं मल्टीपल फिजन, है कि नहीं। नेक्स्ट आप देखिए और एक है ईस्ट और एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ईस्ट का भी, उसे कहते हैं आपका बडिंग। आपको थोड़ा देर बाद में मिलेगा बडिंग, मैं बता रहा हूँ आपको बडिंग। ईस्ट बडिंग से करता है, बडिंग किस तरह से है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, व्हेन द ऑर्गेनिज्म देयर इज मींस ऑर्गेनिज्म विल देयर बॉडी विल बी डिग्रेडेड इनटू टाइनी लिटिल पीसेस एंड ईच लिटिल पीसेस विल गिव बर्थ टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। देयर बॉडी विल बी फ्रेगमेंटेड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन। द बॉडी विल बी फ्रेगमेंटेड इनटू मेनी पार्ट्स एंड फ्रॉम ईच पार्ट ए न्यू ऑर्गेनिज्म विल डेवलप। इन लोग का बॉडी क्या होगा, छोटा छोटा टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा और एक एक छोटा छोटा टुकड़ा है वो क्या करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करने का वो लोग का क्षमता रहता है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है ये इस तरह का रिप्रोडक्शन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, इस तरह का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाएगा स्पायरोगायरा में, है कि नहीं। स्पायरोगायरा में देखिए लिखा हुआ है सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces fragments grow into new individual, है कि नहीं। ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है ये फिर न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करके मीन्स एक सेल से बहुत सारा सेल बना सकता है, दैट मीन्स बहुत सारा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। अच्छा तो और देखते हैं क्या है यहाँ पे, regeneration. Another mode of reproduction is a regeneration. The regeneration means what? Suppose you have seen lizard. I think you have seen in your house also the house lizards. The house lizard sometimes you will see their tail is it's not means it's not present in their some means lizard you will observe they don't have tail, but after some day if you observe the same lizard you will able to see the tail develops. Now this is the one characteristic of the organism. This is the one mode of reproduction also. Regeneration means for example in hydra you see regeneration technique कौन इस्तेमाल करता है, हाइड्रा हो गया, फिर प्लेनेरिया हो गया। और वो लोग क्या करता है कि वो लोग के पास वो कैपेसिटी होता है कि कोई अगर पार्ट या फिर एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी और एनी पार्ट कोई भी पार्ट हमारा शरीर का अगर इंजर्ड हो गया या फिर डिटैच हो गया या फिर किसी तरह से वो खराब हो गया तो वो न्यू ऑर्गेन बना सकता है। जैसे हमारा हाथ अगर किसी कारणवश अगर ये कुछ क्षति हो गया फिर इंजर्ड हो गया तो हम नया हाथ नहीं उगा सकते, पर हाँ कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि वो लोग नया ऑर्गेन उगा सकते हैं या फिर नया ऑर्गेन ग्रो कर सकते हैं। ये जो कैपेसिटी होता है ऑर्गेनिज्म में ये कभी कभार मतलब रिप्रोडक्शन के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के हिसाब से भी काम करता है। जैसे हाइड्रा में प्लेनेरिया में ये एक वो लोग रिप्रोडक्शन इसी तरह से करते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीजेनरेशन। यू सी ये रहा हाइड्रा, देख लीजिए क्या हो रहा है, एक हाइड्रा है 3 भागों में डिवाइड हो गया, 3 भागों में डिवाइड हो गया, एक एक भाग किया हुआ नया नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर रहा है। ये देखिए ये 3 टुकड़ा से नया 3 ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। दिस इज another mode of reproduction which is known as a regeneration. Are you getting my point? Where the organism are capable to give birth to their new organ give birth to their new organs. Okay. Next, budding. Another mode of asexual reproduction is you see budding. In budding, what happens? For example, in hydra, they will develop a small bud. They will develop a small bud in their body. You see small bud, and this small bud will grow and develop and they will get detached from their body. And from this small bud a new organism is available to grow. A new hydra will grow from this bud. Are you getting my point? So this is known as a budding. The organism which will form bud and when the bud will detach from their body, एक bud वो लोग grow करेगा body में, bud शरीर से टुकड़ा होकर नीचे गिर जाएगा और ये इसी bud से एक नया organism नया हाइड्रा ग्रो कर सकता है। तो ये और एक मोड हो गया रिप्रोडक्शन का, है कि नहीं। तो हमने अभी तक हमें क्या क्या मिला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बडिंग, फिजन में 2 प्रकार, एक हो गया बाइनरी फिजन और एक हो गया मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या था, एमीबा, और बाइनरी फिजन जो लॉन्गिट्यूडिनल वो क्या था, लेशमेनिया। फिर हमें क्या मिला, फ्रेगमेंटेशन जहाँ पे टुकड़ा हो जाता है बॉडी और बहुत सारे पीसेस में और एक एक पीसेस न्यू ऑर्गेनिज्म दे सकता है। फिर अभी हमें क्या मिला, बडिंग, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, छोटा सा बर्ड बॉडी में ग्रो करता है और वो बर्ड से न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। और एक हमें मिला जिसका नाम है रीजनरेशन, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म हैज अ कैपेसिटी टू गिव बर्थ टू देयर न्यू ऑर्गेनिज्म
their body will be again divided into many parts. Example hydra हो गया और example planaria हो गया, hydra planaria. Okay, next you see वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर ऑब्जर्व इन केस ऑफ प्लांट्स. प्लांट ये लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, पर ये वेजिटेटिव क्यों बोला, क्योंकि प्लांट्स में होता है. देखिए देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस. तो रूट हो गया, स्टेम हो गया, जैसे रोज का जो प्लांट हो गया उसका अगर डाली आप काट दे, उसी डाली को अगर आप मिट्टी में डाल दें और जो फेवरेबल कंडीशन है अगर वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दें तो वो एक नया रोज प्लांट उग जाएगा एक डाली से, है कि नहीं. तो ये एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया. वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टेक्निक को ये भी कहते हैं, जैसे देखिए कोई कोई घास है, घास का आपने देखा होगा उसका स्टेम निकलता है फिर मिट्टी के अंदर चला जाता है. जो पोर्शन मिट्टी के अंदर चला गया उसी पोर्शन में आप नीचे में अगर उठा के देखेंगे वहीं पे रूट ग्रो कर लिया और वहाँ से और एक पेड़ उग गया, है कि नहीं. लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन में गिरता है. जैसे आप देखिए लेयरिंग ग्राफ्टिंग मेथड आपका हॉर्टिकल्चर में यूज होता है. जो हॉर्टिकल्चर ऑर्किड्स, विभिन्न प्रकार के जो फ्लावर्स या फिर फल उल जो ग्रो करने में जो प्लांटेशन होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है. जो हॉर्टिकल्चर फार्मर है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है, जो फार्मर्स हैं जो फूल विभिन्न प्रकार का फूल उगाते हैं, विभिन्न प्रकार के फल उगाते हैं, वो लोग ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो इट इज अनदर मोड ऑफ सेक्सुअल इट इज अनदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म. Okay, different type of organisms are there that they will go for the different type of mode of reproduction. Main mode of reproductions are, the reproduction is divided into two parts, sexual and asexual. Under asexual we are discussing these things, and now vegetative propagation in case of plant. In vegetative propagation it is known as layering. Suppose you see this is a layering, okay, दिस इज अ ग्राफ्टिंग. एक प्लांट का मैंने अभी जो बोला था रोज का स्टेम को काट दीजिए, मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए, नया एक प्लांट उग जाएगा, वो है ग्राफ्टिंग. लेयरिंग जैसे मैंने बोला था कोई प्लांट का स्टेम मिट्टी के अंदर घुस रहा है, जो पोर्शन मिट्टी के अंदर घुस रहा है वहीं से रूट उग गया, वहीं से एक नया प्लांट उग गया. आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आपका फील्ड में भी ऐसा देखने को मिलेगा, जो ग्रासेस होते हैं वो सब दिख जाएगा. शुगर केन के आपने स्टेम में देखा होगा कि एकदम स्टेम के नीचे में बहुत सारा स्टेम ऐसे उग के आता है, बड़ा बड़ा रूट, स्टील रूट जिसे कहते हैं. स्टील रूट मिट्टी के अंदर जाता है, उसी रूट से नया नया शुगर केन उग जाता है. बनाना प्लांट में आपने देखा होगा, बनाना प्लांट के नीचे जो स्टेम होता है मिट्टी के अंदर जा रहा है, वहीं से बहुत सारा बनाना प्लांट निकल के आता है. तो वो सब कैसे होता है, ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. आप रोज, ग्रेप्स, शुगर केन, ये सब में वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख सकते हैं, ठीक है ना. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया. नेक्स्ट देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज अ ब्राइफिलम, लीव्स ऑफ ब्राइफिलम. ये हो गया आपका लीव्स ऑफ ब्राइफिलम. इन हियर यू कैन सी फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ब्राइफिलम एंड न्यू लीव्स विल डेवलप in the form of a birds. You see these are the birds, and these birds have tiny roots. These are the roots, you can observe these are the roots, and these birds will get detached from the leaf, or when the leaf will get detached, when the leaf will get detached from the plant body, it will fall on the soil and a new plant will develop. Are you getting my point? This is another mode of reproduction. It is also a vegetative propagation. It falls under vegetative propagation. ये vegetative propagation अंदर ही गिरेगा. क्या होता है, ब्राइफिलम के पत्ते में छोटा छोटा बर्ड उगता है, और बर्ड के नीचे में आप देखिए रूट्स, छोटा छोटा रूट्स आपको देखने को मिल रहा होगा. ये देखिए रूट्स, छोटा छोटा रूट्स है, और ये रूट्स जब मिट्टी में गिर जाता है, यही बर्ड जब मिट्टी में गिर जाता है, यहाँ से नया नया ब्राइफिलम का पेड़ उग जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ब्राइफिलम रिप्रोड्यूस थ्रू फॉर्मिंग लीव्स, दैट इज लीव्स, बर्ड्स ऑन द लीव्स. नेक्स्ट और एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया स्पोर फॉर्मेशन. कोई प्लांट है. अच्छा, अभी तक हमने जो देखा है, फ्यूजन हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, है कि नहीं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन हो गया, बाइनरी फ्यूजन में बाइनरी फ्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है. ये सब आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिला है, जो ऑर्गेनिज्म एक सेल का होता है. अभी जो हमें मिला था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो तो मल्टीसेलुलर में होता है, जो प्लांट में गिरेगा. स्पोर फॉर्मेशन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे कि स्पोर फॉर्म करेगा. दैट मीन्स वो लोग क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन हो या फिर अनफेवरेबल कंडीशन हो, हालात सही हो या हालात सही नहीं हो, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग स्पोर फॉर्म करेंगे. देखिए एकदम टिप में लंबा फिलामेंट होगा. दीज आर द लॉन्ग फिलामेंट्स, एंड दीज लॉन्ग फिलामेंट्स at the tip of these long filaments some round sacs are there, which is known as the sporangium, Are you getting my point? And with the help of in this sporangium छोटा छोटा स्पोर्स रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा ये स्पोरेंजियम फट जाएगा, वहाँ से स्पोर्स निकल जाएगा, और इस स्पोर से नया नया, ये स्पोर जहाँ गिरेगा वहीं से नया नया प्लांट मतलब उगेंगे. Are you getting my point? That means I think you have observed during spring season बहुत सारा हमें जो
आपने देखा होगा सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट, मेनी वो जो उड़ते रहते हैं हवाओं में, हमें देखने को मिलता है यहाँ वहाँ उड़ रहा है कि नहीं। कभी कभी हम उसे पकड़ने जाते हैं, बचपन में बहुत खेला करते थे। तो ये सब जो था वो सब स्पोर्स से इसी तरह से उड़ते रहते हैं, एक जगह से और एक जगह जाते हैं। डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स होता है बाय विंड, बाय वाटर, बाय ऑर्गेनिज्म भी होता है। कोई ऑर्गेनिज्म के बॉडी में लग जाता है, जैसा जाता है, जैसे हमें पोलन गेन हमें जैसे को देखने को मिलता है। पोलन गेन कैसे जाता है? बाय ऑर्गेनिजम्स, बाय एनिमल्स, बाय विंड्स, बाय वाटर। ठीक उसी तरह स्पोर्स भी जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल अगर आप बोलेंगे तो मैं एग्जाम्पल बोलूँगा आपको, ये देख लीजिए एग्जाम्पल के हिसाब से कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है। ये करता है आपका स्पायरोगायरा, राइजोपस, स्पायरोगायरा। ठीक है, फिर ये स्पोर्स, फिर ये स्पोर्स जो होता है उसमें कवर भी रहता है जो काफ़ी हार्ड होता है, और इस स्पोर में काफ़ी हार्ड जो होगा वो एक स्पेशल तरह का प्रोटीन से वो कवर बना होता है, क्योंकि देखिए वो स्पोर्स को बड़ा लंबी दूरियां तय करना पड़ता है, और ताकि वो जहाँ गिरे लंबी दूरिया में, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, उसमें वो कैपेबिलिटी हो कि वो जहाँ भी गिरे उसमें क्षमता हो जितना भी दिन जाए वो न्यू प्लांट ग्रो कर सके, न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। इसलिए ताकि वो सड़ ना जाए, वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए चारों तरफ एक बड़ा सा एक कवर रहता है, ढका हुआ रहता है, और उस कवर से उसे बचा के रखता है। और इस कवर जो है वो एक बहुत स्पेशल तरह का प्रोटीन से बना होता है, बहुत हार्ड प्रोटीन, वेरी रेजिस्टेंट प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। फिर हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्लांट में क्या क्या है हमने पढ़ लिया, जैसे स्पोर हो गया, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, है कि नहीं। नाउ वी विल गो फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड नाउ यू सी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। पहले जो हमने जो पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वहाँ पे एक ही पेरेंट था, सिंगल पेरेंट्स आर एनफ टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, बट हियर 2 पेरेंट्स आर नीडेड. This is a sexual reproduction. Are you getting my point? 2 parents are needed, and for sexual reproduction we need gametes. That means sperm and ova. Sperm and ova. Are you getting my point? So these are known as the male gametes. Male gamete is sperm, female gamete को कहते हैं ovum. फीमेल गेमेट को ओवम कहते हैं, मेल गेमेट को स्पर्म कहते हैं। ये सब आपने पिछले क्लासों में भी पढ़ लिया था। ओके, तो व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? खुद आप सोचिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ओनली बिकॉज ऑफ द वेरिएशन, means there are some other factors also, but only means one of the most important factor is the variation, to provide variation, because environment is changing and accordingly organism need to change to cope up with the environment, and sexual reproduction provides variation. If you want to change, you need to go through variation, and the sexual reproduction will provide variation. There are some other factors also which will provide variation, but this is a major factor. Are you getting my point? That is why sexual mode of reproduction is a better mode of reproduction, and it will provide the variation. It will help in the process of evolution. Are you getting my point? Okay. Next, you see, for sexual reproduction, as I have told you, the gametes, there is a male gametes and the female gametes are required, but you see our body cell contains diploid number of chromosome. That means हमारा body cell में एक human being का एक cell में कितना chromosome रहता है? 46, पर हमारा gametes में उसका half रहेगा, 23 रहेगा, क्योंकि देखिए 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड है। स्पर्म आएगा वहाँ पे हो गया 46, सोचिए अगर 46 होता और अगर ओवम आता वहाँ पे भी होता 46, तो ओवम और स्पर्म तो फ्यूज होना पड़ेगा ना, फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवा आते हैं, दोनों फ्यूज होता है, और दोनों फ्यूज के जाइगोट बनाता है, जाइगोट से एम्ब्रायो, फिर उसमें से बेबी डेवलप होता है। तो अगर स्पर्म जो होगा उसमें अगर 46 क्रोमोसोम होगा, और अगर ओवम जो होगा उसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा, वो लोग फ्यूज करेगा, दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बनेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए वहाँ पे 23 क्रोमोसोम दोनों मिलकर कितना होता है? सॉरी, 46 क्रोमोसोम अगर होता तो दोनों में कितना होता? 92। अभी हमारा बॉडी में ऐसा कोई सेल नहीं है जो 92 होगा, या फिर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पेरेंट के बॉडी में हमारे मम्मी पापा के बॉडी में सेल में जितना क्रोमोसोम नंबर है उतना तो हमारे सेल में भी होना पड़ेगा ना। हमारा मम्मी पापा के बॉडी के सेल में है 46 क्रोमोसोम और हमारे अंदर है 92, होगा क्या? नहीं, हम इंसान नहीं कहलेंगे, कुछ और हो जाएंगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉर दिस क्या होता है, जो हमारा जो बॉडी का जो गैमेट्स है, क्योंकि दो पेरेंट्स से आएगा, वन इज फीमेल वन अदर इज मेल, वन इज फीमेल एंड अदर वन इज मेल, दोनों का गैमेट आएगा, तो उसमें जो क्रोमोसोम होगा वो हाफ होना पड़ेगा। तो मेल गेमेट दैट इज स्पर्म, उसमें क्रोमोसोम कितना रहेगा? 23। फीमेल गेमेट ओवम, उसमें ओवम में क्रोमोसोम कितना रहेगा? 23। ना 23 विल फ्यूज एंड दे विल बिकम 23 पर 23 46 हो गया 46। तो जाइगोट का जो सेल होगा, जो बेबी होगा उसमें डेवलप होगा, उसमें कितना होगा? 46। मम्मी पापा कितना है? 46। ह्यूमन बीइंग में कितना क्रोमोसोम रहता है एक बॉडी में?
46। तो इसलिए जब स्पर्म या फिर ओवम जब हमारा बॉडी में जब बनता है, when the sperm and ova will produce in our body, during that time it's their chromosome number needs to be halved. Our body has two type of cell division, one is mitosis and another one is meiosis. mitosis में क्या होता है, एक सेल 46 से और एक सेल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 46 ही हो जाएगा। पर meiosis में क्या होता है, जब क्रोमोसोम जब सेल जब डिवाइड करता है उसका जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाता है कि नहीं, मियोसिस डिवीजन होगा। हमारा बॉडी, हमारा स्किन ग्रो कर रहा है, हमारा बोन ग्रो कर रहा है, हमारा मसल ग्रो कर रहा है, वहाँ पे सेल डिवाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन कर रहा है, माइटोसिस, क्योंकि वहाँ पे 46 से 46 क्रोमोसोम बन रहा है। पर हमारा जो जार्म सेल है, हमारा स्पर्म और ओवा बना के लिए उसमें जो डिवीजन होगा वो डिवीजन होगा तुम्हारा मियोसिस, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कम होना पड़ेगा, द क्रोमोसोम नंबर नीड्स टू बी reduced. That's why they will go for the meiosis cell division. We know meiosis cell division is also known as a reduction division. तो ये कम होकर कितना हो जाएगा 23 and they will combine and they will give birth to their zygote and ultimately it will produce embryo. Okay, now you see sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants में sexual reproduction, एक flowering plants का sexual part क्या है, एक plant का sexual part क्या है, तो वो होता है flower. Are getting my point? You see this is a flower और different parts of a flower आपको पहले भी पता होगा, different parts of a flower, ये हो गया stigma, these are the anthers. anthers में क्या रहता है, ये हो गया एंथर, है कि नहीं, ये हो गया एंथर, ये एंथर का हो गया फिलामेंट, ये होगा फिलामेंट, और दिस वन विल बी एंथर. एंथर में क्या होता है, दो लोब होगा, ऐसे दो लोब, एंथर का दो लोब होता है कि नहीं. और ये हो गया पिटेल्स, ये हो गया कैलिक्स, दिस इज द थैलेमस. ये सब अभी पढ़ूंगा तो ये क्लास में खत्म ही नहीं होगा, ये पहले भी आपको पता ही था. और ये था स्टिग्मा, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द गायनोशियम and male reproductive part is which one? Male reproductive part is anther, androecium. Androecium is the male reproductive part and gynoecium is the female reproductive part. तो कोई फ्लावर ऐसा होता है जहाँ पे एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. अभी एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपका यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, हिबिस्कस, देख रहे हो आप लोग, हिबिस्कस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर. दैट मीन्स यहाँ पे आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एंडोशियम गायनोशियम दोनों ही एक फ्लावर में मौजूद होता है. पर कोई होता है यूनिसेक्सुअल, दैट मीन्स उसमें कोई भी एक होगा, आइदर स्टेमन या फिर आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एग्जांपल अगर उस कोई ऐसा प्लांट बोलोगे, वैसे ऐसा फ्लावर जहाँ पे यूनिसेक्सुअल है, आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव, उसे कहेंगे एग्जांपल देखो पापाया या फिर वाटरमेलन. ठीक है ना, और ठीक है. और आपको पता होगा कि एंडोशियम का और एक नाम क्या है, एंडोशियम का और एक नाम स्टेमन, और गायनोशियम का और एक नाम क्या है, पिस्टिल, है कि नहीं. ओके, नाउ तो ये एक्चुअली होता क्या है, देखिए पहले तो एंडोशियम ग्रो करेगा. एंडोशियम व्हेन द एंडोशियम विल डेवलप दे विल गेट मैच्योर. और ये एंडोशियम के अंदर क्या होगा, सपोज यू सी दिस इज द एंडोशियम. एंडोशियम के अंदर ये हो गया दो बैग, और इस बैग के अंदर क्या होगा, छोटा छोटा पोलन ग्रेन डेवलप होगा. और ये पोलन ग्रेन जब होगा, इसे यहाँ पे एक फरो होता है, एक फरो होता है, वो फरो फट के ये फट जाएगा, दे विल ब्रेक डाउन एंड आफ्टर दैट द पोलन ग्रेन विल कम आउट. ये पोलन ग्रेन निकल आएगा, और पोलन ग्रेन निकल के कहाँ गिरेगा, सपोज यू सी दिस इज अ स्टिग्मा. स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन ऐसे गिरेगा, और ये पोलन ग्रेन जब गिरेगा फिर धीरे धीरे ऐसा ट्यूब फॉर्म करेगा. और इस ट्यूब में क्या है, उस ट्यूब में न्यूक्लियस है, उस ट्यूब में न्यूक्लियस है. पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब ये पोलन ग्रेन जब डेवलप जब होता है, पोलन ग्रेन के अंदर दो ऐसा डिवीजन हो जाता है, मैक्सिमम कभी कभार 3 भी होता है. ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के यहाँ पे ऐसा छोटा स्पाइक भी होता है, लेकिन ऐसा छोटा स्पाइक्स होता है. और इस पोलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस होगा, ऐसा 2 न्यूक्लियस, ठीक है ना. अब देखिए जब ये पोलन ग्रेन सपोज जब ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा में जब गिरेगा, तो इसका जो बाहरी वाला जो वो था न्यूक्लियस था, वो ट्यूब फॉर्म करेगा, उसके साथ वो न्यूक्लियस भी आ गया. फिर वो रास्ते में क्या करेगा, वही न्यूक्लियस 1 से 2 बन जाएगा. क्या बन जाएगा, 1 से 2. फिर वो क्या होगा, फिर स्टिग्मा के अंदर एक बड़ा सा, ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ ये रहा पोलन, देखिए पोलन ट्यूब फॉर्म कर रहा है. ये हो गया आपका ओव्यूल, ये हो गया ओवारी. एंडोशियम में क्या क्या था, गायनोशियम में क्या क्या था, ये ओवारी था, ये स्टिग्मा था, ये ओवारी के अंदर देखिए ये हो गया ओव्यूल. ये पोलन ग्रेन हुआ, वो ट्यूब हुआ. ओव्यूल कैसे होता है, ओव्यूल में ऐसे ड्राइंग करता हूँ, देखिए ओव्यूल के ऊपर ऐसा 3 सेल होता है, और अंदर यहाँ पे बीच में 2 सेल और नीचे 3 सेल. बीच वाला जो सेल है, ये वाला बीच वाला जो सेल है, उसे कहते हैं एग सेल. तो एक न्यूक्लियस आएगा, एक न्यूक्लियस आएगा
ये जो ट्यूब से एक न्यूक्लियस आके यहाँ पे जो बीच वाला सेल था एग सेल, ये इस एग सेल में आके एक न्यूक्लियस आके यहाँ पे फ्यूज़ हो जाएगा, और एक न्यूक्लियस आएगा, और एक न्यूक्लियस आके यहाँ पे जो बीच में सेंट्रल में जो सेल क्या था उसमें आके ये ऐसे करके फ्यूज़ हो जाएगा। अभी एक के साथ ये था एग, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल, ऊपर में 2 से 3 सेल दिख रहा होगा, नीचे में 3 सेल आपको दिख रहा होगा, बीच में 2 सेल आपको दिख रहा होगा। तो ये जो नीचे का जो 3 सेल है बीच वाला है आपका एग सेल। तो ये जो मैंने बोला है आपको कि पोलन ग्रेन का जो 2 ट्यूब होगा, पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस होगा, ये वाला न्यूक्लियस ट्यूब फॉर्म करेगा, और ये न्यूक्लियस रास्ते में 2 हो जाएगा, और रास्ते में 2 हो गए, एक चला जाएगा इस एक के साथ, और एक चला जाएगा इस सेंट्रल सेल के साथ, है कि नहीं। एक चला जाएगा इस सेंट्रल सेल के साथ आके फ्यूज हो जाएगा, और एक क्या करेगा इसके साथ आके ये जो बीच वाला जो सेल है उसके साथ फ्यूज हो जाएगा। तो एग जो आपका ओव्यूल है कि नहीं, ओव्यूल के अंदर एग है, तो एग में आपका वो हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इसी तरह क्या होगा, फिर ये ओवारी जो है वो बन जाएगा फ्रूट, है कि नहीं, ओवारी बन जाएगा आपका फ्रूट, और ये ओवारी बन जाएगा आपका फ्रूट, और अंदर में जो ओव्यूल है ये बन जाएगा सीड। अभी कोई भी सीड, जब कोई भी फ्रूट जब आप खाते हो, जैसे मैंगो हो गया, ये जो आप खाते हो एक्चुअली ये आप क्या खा रहे हो, एक्चुअली आप वो ओवारी खा रहे हो, और मैंगो का अंदर एक सीड मिलता है कि नहीं, ये सीड कैसा फूल, ये सीड हो गया आपका ओव्यूल। इस सीड के अंदर क्या है, अभी जो मैंने बताया, सीड के अंदर एम्ब्रायो है, ठीक है। ये ओवारी, ये आप जो खा रहे हो ये आपका ओवारी हो गया। गाइनोशियम का आप नीचे वाला पार्ट हम लोग खाते हैं मैक्सिमम केस, मैंगो का केस में बता रहा हूँ। अंदर में जो सीड है उस सीड के अंदर क्या है, ये ओव्यूल है, ये वाला ओव्यूल है, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रायो है, क्योंकि जब ये ओव्यूल ऐसा था, है कि नहीं, ये एक सेल था, इस एक सेल में एक न्यूक्लियस फ्यूज हो गया ना, है कि नहीं। तो ये तो ओव्यूल है कि नहीं, ये तो ओव्यूल है। ओव्यूल के बाहर में ये ओवारी है, ये ओवारी बन जाएगा आपका फ्रूट, और ये जो ओव्यूल है ये बन जाएगा आपका सीड। समझ में आ रहा है। तो ये है आपका मैंगो, ओवारी बन जाएगा आपका मैंगो, और ये जो अंदर में जो ओव्यूल है ये बन गया आपका सीड, है कि नहीं। और इसके अंदर जो एग सेल जो था, एग सेल 3 ऐसे सेल था ना, तो एग सेल बीच में जहाँ पे पोलन ग्रेन का एक न्यूक्लियस आके यहाँ पे जो फ्यूज हुआ है, ये जो एम्ब्रायो बन गया, ये एम्ब्रायो, सीड के अंदर एम्ब्रायो। इसीलिए कोई भी बीज को अगर आप मिट्टी में, जैसे मैंगो का मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मैंगो का बीज को अगर हम मिट्टी में गाड़ के रख दें कुछ दिनों तक, और अगर फेवरेबल जो उसे चाहिए वो सब सामान अगर हम देते रहें, तो वो क्या करेगा, उससे एक नया प्लांट उगता है, मैंगो प्लांट उगता है, क्योंकि उस बीज के अंदर एम्ब्रायो है कि नहीं। तो इसी तरह होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स। इसके डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप और अच्छे तरह से आपको हायर क्लासेस में आपको समझ में आएगा, पर फिलहाल के लिए क्लास 10 के लिए इतना ही काफ़ी है। और जब ये एंडोशम, जैसे देखिए, जब ये फ्लावर हो गया, है कि नहीं, ये फ्लावर हो गया, ये आपका एंडोशम हो गया, ये हो गया आपके गायनोशियम, ये हो गया ओवरी, है कि नहीं, ओवरी। जब ये फर्टिलाइजेशन, जब पोलन ट्यूब गिर के जब ये आपका फर्टिलाइजेशन कर देगा ओव्यूल को, है कि नहीं, तब ये गायनोशियम का ये पार्ट गिर जाएगा, पिटेल्स भी गिर जाएगा, एंड्रियशियम भी गिर जाएगा, सब पार्ट डिटैच हो जाएगा, डिटैच। और क्या रह जाएगा, ये आपने देखा होगा, जैसे लौकी का जो फूल होता है, लौकी का पेड़ होता है, हाँ, है कि नहीं, in that plant what happens, you will see the small cucumber will develop, but at the base of this cucumber there is a dry parts of the leaves। सूखा हुआ जो फूल होता है, सूखा हुआ फूल का सूखा पार्ट एंडोशियम गायनोशियम यहाँ पे चिपका हुआ होता है, फूल का बाकी सब मर जाता है, बस वो फल रह जाता है, फल डेवलप हुआ ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया। बाकी अभी कुछ प्लांट का ज़रूरत नहीं है। ये जो पंखुड़ी था उसका ज़रूरत क्या था, इंसेक्ट को क्या करना, अट्रैक्ट करना, क्योंकि पोलन ग्रेन जब ये डेवलप हुआ, ये पोलन ग्रेन जब ये हो गया आपका एंथर, ये आपका एंथर हो गया, और इस एंथर में जब ये पोलन ग्रेन जब है, मधुमक्खी आएगा, कलरफुल ये जो पिटेल्स देखेगा, कलरफुल पिटेल देखेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, मधुमक्खी आके इसके अट्रैक्ट होके यहाँ पे जब वो नेक्टर लेने आएगा, उसका बॉडी में ऐसा पोलन ग्रेन लग जाएगा, ये वहाँ से जब किसी और फूल में जाएगा, ये यहाँ से जब किसी और फूल में जाएगा, तो वो स्टिग्मा में जाके जो मधुमक्खी जब यहाँ पे बिटेगा नेक्टर काटने के लिए, तो वो पोलन ग्रेन यहाँ पे छोड़ देगा। तो ये हो गया आपका, ये जो पोलन ग्रेन जो एक फूल से दूसरा फूल तक जो आएगा, अगर वो फूल हुआ बाइसेक्सुअल, दैट मीन्स वहाँ पे अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद है,
तो फिर वो सेल्फ फर्टिलेशन करेगा, उसे कहते हैं सेल्फ फर्टिलेशन। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर जहाँ पे, क्योंकि उसे दूसरा फ्लावर का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उसका एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो वो खुद ब खुद फर्टिलेशन कर सकता है। ये हो गया आपका सेल्फ फर्टिलेशन, ठीक है। पर अगर कोई प्लांट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जहाँ पे एक फूल में कोई भी एक सेक्सुअल पार्ट है, आइदर मेल सेक्सुअल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको एक फूल से दूसरा फूल तक जाना पड़ेगा। कौन ले जाएगा, आइदर विंड, आइदर एनिमल और फिर वाटर, देयर आर मेनी मोड्स। इसे कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। क्या कहते हैं उसे, डिस्पर्सल ऑफ सीड। एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, एनिमल लेकर जा सकता है, जैसे बहुत सारे एनिमल्स हो गए, स्नेक्स हो गया, मोलास्क हो गया, बटरफ्लाई हो गया, है कि नहीं। फिर विंड लेके जाता, विंड तो लेके जाता ही है पॉलिनेशन यहाँ से वहाँ, वाटर हो गया, वाटर भी लेके जाता है। तो in case of plants sexual reproduction, in case of plants if it is a cross, अगर वो क्रॉस फर्टिलेशन करना पड़ेगा तो फिर डिस्पर्सल ऑफ सीड जरूरी है। मतलब एक फूल से दूसरा फूल तक ले जाने के लिए कोई ना कोई उसे मदद करना पड़ेगा, हो कि नहीं। और अगर बाइसेक्सुअल है तो फिर जरूरत नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद या फिर दोनों सेक्सुअल पार्ट मौजूद होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो लोग कर लेते हैं। ओके, तो ये था आपका प्लांट का पार्ट। और देखिए एक बीज का यहाँ पे खूब बहुत सुंदर से एक डायग्राम दिया है। एक बीज या फिर आप कैस्टर प्लांट या फिर चना अगर आप भिगो के रखते हैं, इसका अंदर जरूर एम्ब्रायो है कि नहीं, जी हाँ है। भिगो के रखने के बाद क्या होता है, ऐसे छोटा सा एक कोटिलेडन डेवलप होता है। कोई सीड ऐसा होता है जिसे कहते हैं मोनोकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन। और कोई सीड ऐसा होता है जो होता है डाइकोटिलेडन, जिसमें दो कोटिलेडन है। जैसे ये यहाँ पे दो कोटिलेडन है, तो दो कोटिलेडन है कि नहीं। ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं, देखिए रेडिकल लिखा हुआ है। वो रेडिकल क्या डेवलप होगा, रेडिकल से आपका फ्यूचर रूट बनेगा। और ये जो कोटिलेडन है उससे क्या बनेगा, उस कोटिलेडन एक्चुअली फूड रिजर्व करेगा। ऊपर का पार्ट देखिए, ऊपर का पार्ट का नाम क्या है, ऊपर का पार्ट का नाम है प्लूमल। और ये प्लूमल क्या देगा आपको, शूट सिस्टम। ये शूट सिस्टम डेवलप में प्लूमल डेवलप करता है, शूट सिस्टम। और ये जो रेडिकल है वो क्या करेगा, रूट सिस्टम डेवलप करेगा, है कि नहीं। और प्लूमल क्या करेगा, शूट सिस्टम डेवलप करेगा। तो फिर यहाँ पे कोटिलेडन का काम क्या है, कोटिलेडन क्या करता है, फूड स्टोर करके रखता है। और वो फूड प्रोवाइड करता है किसको, आपका शूट, ये डेवलपिंग एम्ब्रायो को। ये प्लांट तो अभी बहुत छोटा है, वो जब डेवलप होगा, शूट डेवलप करे या रूट डेवलप करे, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फूड और रूट और शूट्स दे नीड एनर्जी, एंड द एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द कोटिलेडन, एंड अल्टीमेटली द कोटिलेडन विल गेट डिजेनरेट। धीरे धीरे कोटिलेडन फूड रिजर्व जब दे देगा, जब ये प्लांट जब डेवलप होगा तो वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। Now we will go for the sexual reproduction in human beings, okay? But sexual reproduction in human beings, it will take some time. So guys,